सीतानगर गांव में एक मोनिका नाम की लड़की रहती थी। वो अपनी छोटी बहन पलक और अपनी माँ रमा देवी के साथ रहती थी। मोनिका की माँ के दोनों पैर खराब थे, इसलिए वो कोई भी काम नहीं कर पाती थी। मोनिका घर चलाने के लिए अचार बेचा करती थी और उसकी बहन पलक भी अचार बनाने में उसकी मदद करती थी। ऐसे ही एक दिन मोनिका अचार बना रही थी, तभी उसकी माँ बोली, मोनिका बेटी, तुम हमारे लिए कितनी मेहनत कर रही हो, पूरा दिन काम करती रहती हो और मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाती बेटी। मेरी प्यारी माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देखना, एक दिन हम बहुत अमीर होंगे और मैं बहुत अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाकर आपका इलाज करवाऊंगी। हाँ बेटी, तुम ऐसे ही मेहनत करती रहो, एक दिन तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा बेटा। इंसान को हमेशा मेहनत करनी चाहिए। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन मोनिका अचार बेचने के लिए बाजार में जा रही होती है कि तभी कुछ गुंडों ने उसे पकड़ लिया। जितने भी तेरे पास पैसे हैं, वो हमें दे दे, वरना तू बच नहीं पाएगी। भैया, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैं अचार बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ। ठीक है, फिर एक काम कर, ये सारे अचार तू हमें दे दे, हम इसको बेचकर पैसे ले लेंगे। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए, यही तो एक हमारी रोजी रोटी है, इसे भी आप लोग ले लेंगे तो हम क्या करेंगे? लेकिन वो गुंडे मोनिका की एक नहीं सुनते और मोनिका से अचार छीन लेते हैं और मोनिका को वहाँ से भगा देते हैं, जिस वजह से मोनिका रोते रोते अपने घर वापस आ जाती है। उसे रोता हुआ देखकर उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ तुझे बेटा? तब मोनिका अपनी माँ को वो सारी बात बताती है। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटी, तू अब रोना बंद कर। ऐसे बुरे लोग दुनिया में बहुत हैं, लेकिन हमेशा जीत अच्छाई की ही होती है। अपनी माँ की बात सुनकर मोनिका खुश हो जाती है। अगले दिन मोनिका फिर से अचार बनाकर बाजार में बेचने जाती है और वो अचार बेचना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोनिका बाजार में अचार बेच रही होती है, तभी कुछ लड़कियाँ उसके पास आईं। मैडम, आप लोगों को अचार चाहिए क्या? मेरे पास घर के बनाए हुए तरह तरह के अचार हैं। लेकिन उससे पहले हमें अचार चखना है। ठीक है मैडम, आप चख कर देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप वही ले लीजिएगा। इतना कहने के बाद वो लोग अचार खाने लगती हैं। तभी मोनिका बोली, मैडम, अब मेरे पास ज्यादा अचार नहीं बचे हैं, आप नींबू का अचार ले जा सकती हैं। ये अचार आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो लोग अचार खाती ही जाती हैं और सारा अचार खाकर खत्म कर देती हैं। ये देखकर मोनिका कहती है, आप लोगों ने तो मेरा पूरा अचार खा लिया, अब आप मेरे अचार के पैसे दीजिए। हमने तो पहले ही कहा था, अगर हमें अचार अच्छा लगेगा तो ही हम खरीदेंगे, लेकिन हमें तेरे बनाए हुए अचार अच्छे नहीं लगे, इसलिए हम तेरे पैसे नहीं देंगे। ये तो बहुत गलत बात है, आप लोग प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मोनिका उन लोगों से पैसे मांगती है, लेकिन वो लोग उसके पैसे नहीं देती और मोनिका के साथ बदतमीजी करने लगती हैं। उनमें से एक लड़की मोनिका को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। मोनिका नीचे गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ से एक जादूगरनी जा रही थी। जादूगरनी ने उन लड़कियों को मोनिका को परेशान करते हुए देख लिया, जिस पर वो उनके पास आई और बोली, तुम सब इस गरीब लड़की को क्यों परेशान कर रही हो? इस पर इतना जुल्म क्यों कर रही हो? तुम कौन होती हो हमें ज्ञान देने वाली? जाओ, जाकर अपना काम करो। मैंने कहा यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझको। जैसे ही वो लड़कियाँ जादूगरनी के पास बढ़ने लगती हैं, तभी जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से उन लड़कियों के हाथ गायब कर देती है। अरे हमारे हाथ, ये क्या कर दिया? अब हम क्या करेंगे?
आज से 1 महीने तक तुम्हारे हाथ गायब रहेंगे और अब से तुम किसी को भी परेशान करने से पहले 100 बार जरूर सोचोगी। ऐसा सुनकर वो लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। फिर जादूगरनी ने मोनिका को जमीन से उठाया। क्या हुआ बेटी? वो लोग तो चली गयी, अब तुम क्यों रो रही हो? उन लोगों ने मेरा सारा अचार खा लिया और अगर आज मैं घर पर पैसे लेकर नहीं गई तो मेरे घर वाले क्या खाएंगे? बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर जादूगरनी ने फिर से अपनी जादू की छड़ी घुमाई और मोनिका से बोली, जाओ बेटी, तुम अब अपने घर चली जाओ और घर जाकर देखना तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो गई होंगी। जादूगरनी की बात सुनकर मोनिका अपने घर चली जाती है और घर में जाकर देखती है कि उसके घर के पीछे एक जादुई फूलों का घर है। ये देखकर मोनिका खुश हो गई और अपनी माँ और अपनी बहन को लेकर उस घर में चली गई। और जैसे ही उसकी माँ उस घर में गई तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बेटी ये तो चमत्कार है, इस घर में आते ही मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए, अब मैं चल फिर भी सकती हूँ और इस घर में तो इतने सारे सोने के सिक्के और पैसे भी हैं। हाँ माँ, अब से हम इसी घर में रहेंगे और अब हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं पड़ेगी। उस जादुई फूलों के घर से मोनिका को बहुत सारे सोने के सिक्के और पैसे भी मिलते हैं। वो लोग अब बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी थी और बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी जीने लगी। लेकिन उन गुंडों को मोनिका के घर के बारे में पता चल गया। अरे मैंने देखा कि उस दिन हमें जो लड़की मिली थी वो तो बहुत ज्यादा अमीर हो गई है और उसके घर में बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। हम एक काम करते हैं, जब वो लोग घर पर नहीं होंगे तब हम उसके घर पर जाकर सारा सोना चांदी चुरा लेंगे। जब अगले दिन मोनिका और उसके घर वाले बाहर गए तो तब वो गुंडे मोनिका के जादुई फूलों के घर में सोने और चांदी को चुराने आते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर गए तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर चोरी करने आए हो? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इतना कहते ही उन गुंडों के ऊपर बहुत सारे पत्थर बरसने लगे। ये देखकर वो गुंडे बहुत डर गए। अरे बाप रे, ये घर तो बहुत ही खतरनाक है, अरे भागो यहाँ से। इतना कहते ही वो गुंडे वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। वो गुंडे अगले दिन मोनिका के पास आकर उससे माफी भी मांग लेते हैं। फिर मोनिका ने भी उन लोगों को माफ कर दिया। उस दिन के बाद से मोनिका उस जादुई फूलों के घर की मदद से गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी और उसके आशीर्वाद की वजह से अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गुलाब, कमल, चंपा और जैस्मिन नाम की 4 बहनें अपनी माँ चंदा के साथ रहती थीं। चारों बहनें बहुत ही ज्यादा गरीब थीं। चारों बहनें एक साथ मिलकर हंसी खुशी से रहती थीं। जब भी वो बाहर खेलने जाती थीं, तो एक साथ जाती थीं। उनके घर के बाहर एक बगीचा था जो कि बहुत ही हरा भरा था। उनके बगीचे में ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल भी थे। सभी बहनों को वो फूल तोड़कर इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता था। उन फूलों को तोड़कर वो अपनी माँ को दे दिया करती थी और उनकी माँ चंदा बाजार में उन फूलों को बेच दिया करती थी। चंदा मंदिर के बाहर फूलों को बेचती थी। मंदिर में भक्त दर्शन करने आते तो चंदा से फूल खरीदते हैं। बहन, ये फूलों की माला कितने की है? केवल 30 रुपए की है। बताओ कितने दे दूं? 2 दे दो बहन, ये लो आपके पैसे। चंदा पूरे दिन में 50 फूलों की माला बेच लिया करती थी, जिससे उसकी थोड़ी कमाई हो जाया करती थी। चंदा को अपनी चारों बेटियों की बहुत चिंता थी। वो हमेशा अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देती थी और बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब चारों बहनें फूल तोड़ने बगीचे में जाती हैं, तभी वो चलते चलते थोड़ा आगे निकल जाती है। आगे चलकर उन्हें ऐसा नजारा दिखाई देता है जैसा उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। चारों बहनें ये नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं।
वो चारों इधर उधर देख ही रही होती हैं कि तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आती है जो वही बगीचे में एक झोपड़ी में रहती थी। वो बूढ़ी औरत चारों लड़कियों को आवाज लगाती है, बेटियों इधर आओ, मैंने आज तक तुम्हें कभी भी नहीं देखा। कहाँ रहती हो तुम सब? बुढ़िया माँ, हम यहाँ पास में ही रहती हैं, परंतु आप यहाँ इस झोपड़ी में अकेली ही रहती हैं क्या? हाँ बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मैं तो इस बगीचे में इन फूल पौधों के सहारे ही जिंदा रहती हूँ। वो बूढ़ी औरत उन सभी बहनों को अपने साथ बैठने के लिए कहती है और फिर सबसे बड़ी बहन गुलाब उन सभी लोगों के लिए चाय बनाती है और सभी लोग आपस में बैठकर चाय पीते हैं। तभी वो बूढ़ी अम्मा अपने जीवन के बारे में उन्हें बताती हैं। बेटा, तुम सब जानती हो, मुझे यहाँ रहते हुए करीब 80 साल हो गए हैं। मेरे बच्चे विदेश में पढ़ने गए थे और अब वो वहीं रहने लगे हैं। मैं यहाँ पर अकेली रह गई हूँ और अकेले ही अपना जीवन यापन करती हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताती हूँ। वो बूढ़ी अम्मा उन्हें छुपे हुए बगीचे के जादू के बारे में बताती है। वो बूढ़ी औरत उन चारों बहनों से कहती है कि उसके बगीचे के फूल कोई मामूली फूल नहीं है, वो जादुई और शक्तिशाली फूल हैं। जो भी व्यक्ति उस फूल को तोड़ता था वो खुद भी फूल बन जाता था। ये सब सुनकर चारों बहनों को यकीन नहीं होता, लेकिन वो बूढ़ी औरत से कुछ भी नहीं कहती और उसकी बातों को अनसुना कर देती हैं। उसके बाद काफी देर तक सब बातें करते हैं। फिर वो बूढ़ी औरत किचन में खाना पकाने के लिए चली जाती है। सभी बहनों को बूढ़ी अम्मा की कही बात याद आती है और वो बगीचे के सुंदर सुंदर फूल तोड़ने लगती है। दीदी, हमें ये फूल तोड़ लेने चाहिए। देखो तो कितना सुंदर फूल है ये। मुझे लगता है इन फूलों की कीमत हमें बहुत अच्छी मिलेगी। तभी वो चारों बहनें एक एक फूल तोड़ने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ती हैं। चलो दीदी, देखते हैं कि फूलों को तोड़ने के बाद क्या होता है। अम्मा की बात सच होती है या नहीं, अभी सब कुछ पता चल ही जाएगा। इसके बाद सभी बहनें वो फूल तोड़ने ही जाती हैं कि तभी वो चारों बहनें फूल में बदल जाती हैं। अब चारों बहनें सुंदर फूलों में बदल गई थीं। जैस्मीन जैस्मीन के फूल में बदल गई थी और गुलाब गुलाब के फूल में बदल गई थी। चंपा चंपा में बदल जाती है और कमल कमल में बदल जाती है। चारों बहनें अपना ये नया रूप देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाती हैं और वो एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। दीदी, ये हमारे साथ क्या हो गया? हम तो फूल में बदल गई हैं। अब हम वापस अपने रूप में कैसे आएंगे? अगर हमें किसी ने भी तोड़ लिया तो हम अलग हो जाएंगे। इतना कहकर चंपा जोर जोर से रोने लगती है। तुम चिंता मत करो, हमें बहुत ही जल्द इसका उपाय मिल जाएगा। तुम थोड़ा सब्र रखो। बूढ़ी औरत का सारा काम खत्म हो जाता है और वो बाहर आकर देखती है कि उन चारों बहनों के साथ क्या हुआ। तभी वो देखती है कि सभी बहनें फूट फूट कर रो रही हैं। तभी वो बूढ़ी औरत उनके पास आती है और उनको बताती है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था, उसके बाद भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें इस जादू को तोड़ने का एक उपाय बताती हूँ। उस उपाय से तुम वापस अपने रूप में बदल जाओगी। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक जादूगर रहता है। उस जादूगर के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं और वो अकेला ही तुम्हें इंसान बना सकता है, परंतु तुम तो वहाँ नहीं जा सकती हो। इसके लिए वहाँ पर किसी और को जाना होगा। मैं अभी इतनी योग्य नहीं हूँ कि वहाँ पर जा सकूँ, परंतु हाँ, तुम मुझे अपने घर का पता बता दो। मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगी, शायद वो तुम्हारे लिए कुछ कर सके। इसके बाद गुलाब बूढ़ी दादी को अपनी माँ के बारे में बताती है। बूढ़ी दादी उन चारों बहनों के घर के पास जाने लगती है। काफी दूर चलने के बाद वो उनके घर पर पहुँच जाती है। कोई है क्या घर में?
बूढ़ी औरत देखती है कि घर में उन चारों बहनों की माँ बैठकर रो रही होती है। तुम सब कहाँ चली गई हो मुझे छोड़कर? मेरी प्यारी बेटियों, तुमने अपनी माँ के बारे में एक बार भी ख्याल नहीं किया। पता नहीं तुम सब इस वक्त कहाँ पर होगी और क्या कर रही होगी। जल्दी घर वापस आ जाओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बूढ़ी औरत चंदा के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि किस तरह उसकी चारों बेटियां फूलों में बदल गई हैं। ये सुनकर चंदा को बहुत दुख होता है। तभी वो बूढ़ी दादी उस जादू को तोड़ने के लिए चंदा को उपाय बताती है। अब चंदा ने ठान लिया था कि वो अपनी बेटियों को वापस इंसानी रूप में बदल कर दिखाएगी। बूढ़ी दादी के बताए अनुसार चंदा उस जादूगर की खोज में यात्रा पर निकल जाती है। आखिरकार काफी कोशिशें करने के बाद चंदा उस जादूगर के पास पहुंच जाती है। वो जादूगर के पास पहुंचकर कहती है, जादूगर जी, मैं आपके पास बहुत ही कठिनाइयों से होकर आई हूँ। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मेरी बेटियाँ फूलों में बदल गई हैं। कृपया करके उनको वापस इंसान बना दीजिए। मैं आपके पास काफी उम्मीदें लेकर आई हूँ। वो एक बहुत ही नेक और शक्तिशाली जादूगर था। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। वो बहुत ही दयालु था, इसलिए वो बहुत ही प्रसिद्ध था। अरे अरे, तुम तो बहुत घबराई हो। तुम जरा आराम करो, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बेटियों को वापस इंसान में बदल दूंगा। इसके बाद वो जादूगर अपनी शक्तियों से एक जल का कलश चंदा को दे देता है और कहता है, ये लो बहन, ये जल तुम अपनी सारी बेटियों को पिला देना। उसके बाद तुम्हारी बेटियाँ वापस अपने असली रूप में आ जाएंगी। फिर चंदा जादूगर से वो जादुई जल ले लेती है और वापस से बूढ़ी औरत के घर पर आ जाती है। बूढ़ी औरत चंदा का इंतजार कर रही होती है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत चंदा से वो जल ले लेती है और उसकी चारों बेटियों को वो जल पिला देती है। जल पीने के बाद ही वो तुरंत वापस अपने असली रूप में आ जाती है। अरे वाह माँ, हम वापस से अपने असली रूप में आ गई हैं। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दादी माँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होती तो शायद हम कभी भी वापस इंसानी रूप में नहीं आ पाती। हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगी। अब तुम चारों बहनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु हमेशा याद रहे कि अपने से बड़ों की बातों को हमेशा माननी चाहिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ तो कारण है। समझ गई? अब आगे से ध्यान रखना। चारों बहनें बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद देती हैं और वापस अपनी माँ के पास चली जाती हैं और उसके बाद हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। विजयनगर नाम के एक गाँव में दिव्या नाम की एक लड़की रहती थी। दिव्या एक अनाथ लड़की थी। उसके माता पिता नहीं थे। दिव्या दिखने में थोड़ी सांवली थी। दिव्या अपना गुजारा करने के लिए पॉपकॉर्न बेचने का काम करती थी, जिससे उसका गुजारा चलता था। दिव्या का रंग काला होने की वजह से कोई भी लड़की दिव्या से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। सभी लड़कियां मिलकर सिर्फ दिव्या का मजाक उड़ाती थीं। ये सब दिव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, जब दिव्या पॉपकॉर्न बेचकर घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में गांव की कुछ लड़कियां उसे रोक लेती हैं और उसका काला रंग होने पर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे प्रियांशी, सामने देखो, दिव्या रानी आ रही है। रास्ता छोड़ दो, नहीं तो रानी साहिबा को गुस्सा आ जाएगा। हाँ आलिया, तुम बिल्कुल सही कहती हो। दिव्या रानी इतनी सुंदर है, पूरे गांव में इनके जितना सुंदर तो कोई भी नहीं है। दिव्या को देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। अरे दोस्तों, तुम लोग इस काली का मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो इसे गुस्सा आ जाएगा तो वो हम लोगों को बहुत मारेगी। क्या कहा? ये काली हमें मारेगी? इतनी हिम्मत है इसमें? कभी किसी को मारा भी है? एक हाथ मारेंगे ना, हवा में उड़ जाएगी तू। ऐसा बोलकर सभी लड़कियां दिव्या का मजाक उड़ाने लगती हैं। बेचारी दिव्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। फिर वो उदास होकर अपने घर की तरफ चल देती है।
और ऊपर वाले से आकर कहती है, हे ऊपर वाले, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया है? गांव के सभी लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता और गांव की लड़कियाँ मेरा हमेशा मजाक उड़ाती हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? जब मैं इतनी ही बुरी हूँ तो आज के बाद मैं घर के बाहर कभी भी नहीं निकलूंगी। मैं बहुत खराब हूँ। फिर उस दिन के बाद से दिव्या घर से बाहर नहीं जाती है। वो उदास होकर चुपचाप घर में ही बैठी रहती है और किताब पढ़कर अपना मन बहलाती रहती है। एक दिन की बात है, जब दिव्या उदास होकर बैठी हुई थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। घर पर कोई है? दिव्या को किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। तब दिव्या उसके पास जाकर उसे देखती है। क्या बात है, तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर आप मुझे कुछ खिला दें तो ऊपर वाला आपका भला करेगा। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तुम चिंता क्यों करती हो बहन? तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें अभी कुछ खाने के लिए देती हूँ। दीदी, आप कितनी अच्छी और नेक दिल की हैं। ऊपर वाला आपकी तरह सभी लोग को बनाए। जैसे ही दिव्या खाना लेने के लिए जाने ही वाली होती है कि तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और उसकी जगह पर एक बहुत ही सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है। परी को देखकर दिव्या बिल्कुल ही हैरान हो जाती है कि अचानक से वो लड़की गायब कैसे हो गई और उसकी जगह पर इतनी सुंदर परी कैसे प्रकट हो गई। तभी परी दिव्या से कहती है, अरे दिव्या, तुम मुझसे डरो नहीं। मैं परीलोक की दुनिया में रहने वाली फूल परी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी और तुम इस परीक्षा में सफल हो गई। तुम बहुत ही अच्छी और ऊपर वाले की बनाई हुई बहुत ही नेक बच्ची हो। मुझे पता है दिव्या, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो। तुम काली हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये तो ऊपर वाले की लीला है। परी जी, जब ऊपर वाले ने मुझे काला बनाया है तो सभी लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जानती हूँ दिव्या, लेकिन लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी जिससे तुम भी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हो जाओगी। ये लो दिव्या, ये परीलोक की फूल परियों का जादुई लहंगा है। अगर कोई भी परी इस लहंगे को पहनती है तो वो बहुत ही गोरी और सुंदर हो जाती है। जैसे तुम इस लहंगे को पहनोगी, तुम भी बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाओगी। इस लहंगे की एक और खासियत है, अगर तुम इससे कुछ भी मांगोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बस तुम एक बात का ख्याल रखना, ये लहंगा किसी भी गलत इंसान के हाथों में ना पड़े, नहीं तो रानी परी गुस्सा हो जाएंगी और फूल परियों का जादुई लहंगा गायब हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फूल परी जी। मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी कि ये जादुई लहंगा किसी भी गलत व्यक्ति के हाथों में ना पहुँचे। फिर फूल परी वहाँ से गायब हो जाती है और परी लोग की दुनिया में वापस चली जाती है। अब दिव्या बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब दिव्या के पास फूल परियों का जादुई लहंगा था। उस लहंगे से दिव्या अब बहुत ही सुंदर और गोरी हो सकती थी। फिर दिव्या उस जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, तुम मुझे बहुत ही सुंदर और गोरी बना दो। दिव्या के इतना कहते ही दिव्या बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाती है। अपना इतना बदला हुआ रूप देखकर दिव्या बहुत ही खुश हो जाती है। अब दिव्या को फूल परी के दिए हुए जादुई लहंगे की वजह से किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती थी। उसके पास रहने के लिए एक बड़ा सा घर था, खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने थे और पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े थे। परी के दिए हुए जादुई लहंगे की मदद से दिव्या का अब पूरा जीवन ही बदल गया था। अब दिव्या के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। गांव की सभी लड़कियाँ दिव्या की अच्छी दोस्त बन गई थी। अब दिव्या खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। इसीलिए जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझ नहीं सकते।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।